तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का ओल्ड चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ, और ये जो क्वेश्चन है लगभग 25 क्वेश्चन कराएंगे। कितना क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के तौर से, और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में परीक्षा देने का टाइम में। क्योंकि एक इकोनॉमिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है, अगर आप कच्चा मक्का याद करेंगे ना, यानी कि थोड़ा बहुत, तो अब फ़ायदा नहीं, फिर थोड़ा बहुत याद करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसमें जो ग्राफ और चार्ट और तालिका सब होते हैं ना, इसको लिखना पड़ता है। अगर ये सबको नहीं लिखेंगे, नहीं बताएंगे, नहीं संतुष्टि करेंगे एग्जामिनर को, तो आपको एग्ज़ाम में नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं क्या क्या हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट बनते हैं और वो भी हल्के क्वेश्चन, यानी कि जो आपको याद रह सकते हैं, छोटे सब क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो उसको लेके आए हैं कि सबसे पहले आप हल्के सबको याद कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से। उसके बाद टाइम बचेगा तो भारी भारी क्वेश्चन लाएंगे, और उस पर भी जो इम्पोर्टेंट बनेगा उसी को लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो याद रखने वाला क्वेश्चन सब मैं करा रहा हूँ, इसलिए इसको याद रखिए हर हाल में। अगर आपको याद नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तो बनता है। ठीक है, बाकी आपको पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वीडियो क्यों नहीं आपको अच्छा लगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें बोला जा रहा है क्या, प्रति इकाई कर लगाने का मतलब प्रति इकाई कर लगाने पर फर्म की पूर्ति वक्र किस ओर शिफ्ट करती है, यानी कि जो वक्र होता है, जो वक्र होता है किस ओर शिफ्ट करती है। तो चलिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रति इकाई कर लगाने के फर्म की पूर्ति वक्र बाएं से, किधर से, मतलब बाएं से दाएं और ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी कि बाएं से फिर दाएं से क्या जाते हैं, ऊपर की ओर बढ़ता है। और इस प्रकार प्रति इकाई कर लगाने का फर्म का पूर्ति वक्र की कीमत और कुल पूर्ति के धनात्मक संबंधों का दर्शाता है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए आप पढ़ के। और इसमें बोला जा रहा है क्या, 58 में संतुलन कीमत क्या है। जहाँ आपको समझाने का थोड़ा मोड़ा अगर रहेगा ना तो मैं बता दूंगा अच्छी तरीक़ा से, और जहाँ आपको याद ही करना पड़ेगा तो मैं उसमें ज़्यादा वक्त जाया करके फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो देखिए संतुलन कीमत क्या है। तो संतुलन कीमत वह कीमत है जो मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहाँ वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में क्या हो, बराबर हो। जी हाँ, आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसी को कहते हैं संतुलन कीमत। ठीक है, चलिए। और पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर बताए, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर क्या है। तो इसमें दोनों बहुत ही ज़्यादा इसका अंतर है, इसको लिख देना क्या, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता निम्न अंतर है। अंतर देखते हैं कौन कौन से अंतर है। फर्स्ट नंबर में लिखना, ये पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु विभेद नहीं होता, मतलब विभेद नहीं होता है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में मिलती जुलती वस्तु का उत्पाद होता है, यानी कि मिलती जुलती वस्तु का भी इसमें उत्पाद होता है। किसमें, एकाधिकार में, उसमें नहीं होता। आप डायरेक्ट नहीं यहाँ पे भी लिख सकते हैं। देखिए, और देखिए 2 नंबर में लिखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में जो ज्ञान जो होता है उसका पूरी तरीक़ा से होता है, और जबकि एकाधिकार प्रतियोगिता में बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं भी होता है तो भी चलता है। ठीक है, चलिए। और 3 नंबर में पूछा जा रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता में साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। पूर्ण गतिशीलता मतलब गतिशीलता आप जानते हैं पाई जाती है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में साधनों का गतिशील अपूर्ण होती है, मतलब इसमें नहीं चलते हैं, गतिशील नहीं करते हैं। 4 नंबर में लिख देना क्या, पूर्ण प्रतियोगिता में यानी AR और MR बराबर होते हैं। AR और MR क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और तथा X के अक्षर मतलब X अक्ष की और बराबर, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में AR और MR एकाधिकारी में प्रतियोगिता में अधिक लोचपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो अब 2-3 भी लिख देंगे ना फिर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी 2 भी लिख देंगे लास्ट में, 2 अंतर भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, उतना लिखने का भी ज़रूरत नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया। देखिए, और 60 नंबर में पूछा जा रहा है कि फर्म के अधिकतम लाभ की शर्तें क्या है। जो फर्म यानी कि जो
फॉर्मूला समझते हैं आपके नहीं समझते हैं। जैसे फॉर्मूला हो गया कि कोई फैक्ट्री, ठीक है, कंपनी, तो उसका अधिकतम लाभ क्या है, तो लाभ के अधिकतम करने का प्रमुख शर्तें हैं। जैसे कि लाभ कराने की प्रमुख शर्तें क्या क्या है, अनिवार्य शर्त, जैसे कि जैसे आप यह समझिए कि सीमांत लागत यानी कि MC बराबर क्या है, सीमांत आय तथा यानी MR को ही नहीं सीमांत आय बोलते हैं, और सीमांत लागत को MC, ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर, यानी कि MC बराबर MR हो, ठीक है, तभी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दूसरा नंबर में लिखना क्या, पूरक शर्त, यानी पूरक तो समझते हैं ना, एक दूसरे के बिना अधूरा, आप तो जानते हैं। पूरक शर्त यह है कि संतुलन के बाद बिंदु पर सीमांत लागत रेखा यानी MC, सीमांत आय रेखा यानी MR को बीच मतलब को नीचे से काटती, कहाँ से काटती, नीचे से काटते हैं, अर्थात MR और MC समानता के बिंदु पर MC बढ़ती हुई होनी चाहिए। क्या MC है जो है ना वो बढ़ती हुई, यानी कि ग्राफ इसका ऊपर ही होना चाहिए। तो ये हो गया। और तीसरा में लिख देना है कि आपको समुच्छेद बिंदु यह उस स्थिति में उत्पन्न होती है जब TR बराबर TC अथवा MR बराबर MC। बस ये दो पॉइंट है, इसको भी याद रखना है आपको। बस 2 भी पॉइंट याद रखेंगे ना, काम चल जाएगा। एक मैंने ऊपर वाला बताया, लास्ट में याद रखना है, मैं जब नहीं याद रहेगा तब बोल रहा हूँ, नहीं तो आप पूरी कोशिश कीजिए याद रखने के लिए। देखिए, और बोला जा रहा है क्या, पूर्ण, ठीक है, और पूर्ति का नियम का उल्लेख करें। पूर्ति आप समझते हैं, जैसे कि पूर्ति तो आप जानते हैं ना। देखिए, अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत वृद्धि पूर्ति को बढ़ाती है, बढ़ाई गई, तथा वस्तु की कीमत में कमी आपूर्ति को घटाने पर इस प्रकार वस्तु की कीमत तथा वस्तु की पूर्ति की प्रत्यक्ष तथा सीधा संबंध होता है फलन के रूप में, यानी S बराबर FLP। मतलब इसमें बोला जा रहा है क्या, पूर्ति का नियम, जैसे आप समझेंगे नहीं, मतलब वस्तु और वस्तु की कीमत में सीधा इससे संबंध होता है, ठीक है। चलिए, ज़्यादा क्या बताऊँगा, आप लोग तो जो उसका थ्योरी बता देता, आप लोग तो देखते ही नहीं है। 62 में लिख देना क्या, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में किन्हीं 2 अंतर बताए। इसके भी 2 अंतर बताना है। पहले अंतर लिखना है क्या, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में 2 अंतर प्रमुख निम्नलिखित हैं। जैसे कि 1 नंबर में हो जाएगा क्या, पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आय और सीमांत आय दोनों बराबर होता है, जबकि एकाधिकार में औसत आय सीमांत आय के अधिक होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता में यानी कि AR बराबर MR, जबकि एकाधिकार में मतलब क्या होता है, MR से बड़ा क्या होता है, AR, यानी इससे बड़ा क्या हो जाता है, AR हो जाता है, ठीक है। चलिए, और 2 नंबर में लिख देना है क्या, 2 नंबर में हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत सीमांत लागत बराबर होती है, अर्थात AR बराबर MC, जबकि एकाधिकार में वस्तु की कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है, अर्थात AR से मतलब AR बड़ा होता है, MC से बड़ा होता है, ठीक है, मतलब MC छोटा होता है। चलिए, और 63 नंबर में देखा जाए तो 63 नंबर में बोला जा रहा है क्या, बाजार मूल्य क्या है। तो बाजार मूल्य में परिवर्तन के प्रवृत्ति पाई जाती है कि बाजार मूल्य अपने प्रत्यक्ष परिवर्तन के पुनः सामान्य कीमत के बराबर आने का प्रयत्न करती है। बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के चारों ओर घूमती रहती है, और अर्थात बाजार मूल्य की प्रवृत्ति सदा सामान्य कीमत की ओर आने की होती है। तो ये था। चलिए, 64 नंबर में देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी फर्म के मांग के वक्र की प्रकृति कीजिए, मतलब कि दर्शाइए, ठीक है। तो देखिए, प्रकृति इसका देखना कुछ इस टाइप से, आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा वो भी मुझे टेंशन है। देखिए, ये जो है ना, इसका जो मतलब ये जो रेट है, ये प्राइस हो गया, ये हो गया आउटपुट। मतलब इसमें बोला जा रहा है AR बराबर क्या होता है, MR होता है। मतलब अगर फर्म जो है ना, कंपनी अगर सामान बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा, ठीक है, तो उसमें रेट में कोई इसका अंतर नहीं होगा, मतलब रेट कम बेस नहीं होगा। तो यही इसका ग्राफ है, इसको आप एक बार देख लीजिए, जब बोलेगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक समान वस्तु की बहुत ही अधिक क्रेता व विक्रेता होते हैं। एक क्रेता तथा एक विक्रेता बाजार कीमत को प्रभावित ही नहीं कर पाते हैं, और यही कारण है कि किसी प्रतियोगिता के बाजार में वस्तु की एक ही
कीमत प्रचलित रहती है, यानी कि रेट फिक्स रहता है, कम बेस नहीं होता है। चलिए, और 66 नंबर में बोला जा रहा है क्या, इसमें बोला जा रहा है एकाधिकार की परिभाषा दे, यानी इसका परिभाषा देना है। तो एकाधिकार 2 शब्दों से बना है, पहला एक और दूसरा अधिकार, मतलब एक अधिकार। तो अर्थात बाजार की वह स्थिति है जबकि बाजार में वस्तु की केवल एक मात्रा विक्रेता हो और एकाधिकार बाजार सदा मतलब सदा में वस्तु की एक अकेला विक्रेता होने के कारण विक्रेता मतलब क्या होता है, बेचने वाला, और खरीदना मतलब क्रेता हो गया। वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण रहता है और विशुद्ध एकाधिकार में क्या होता है, वस्तु की निकट स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होता है, इसमें जो इसके बदले वो नहीं चलता है, अलग नहीं चलता है, ये जो है वो ही लेना पड़ेगा हाँ आपको। तो अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो याद कीजिए, मैं तो यही बार बार बताऊंगा, क्योंकि ये ऐसा हल्का सा क्वेश्चन, इसे समझाने का क्या बात है इसमें ऐसे ही एक बार देखने से याद हो जाएगा। एकाधिकार प्रतियोगिता क्या है, एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या है, ये भी वही है। चलते, इसमें बोला जाए एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में एकाधिकार प्रतियोगिता दोनों में अंश पाया जाता है और वास्तविक जगत में न पूर्ण प्रतियोगिता प्रचलित होती है, न ही एकाधिकार। वास्तविक बाजार में प्रतियोगिता एवं एकाधिकार दोनों ही तत्व उपस्थित रहते हैं, मतलब दोनों ही क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। इस बाजार दशा में समूह के उत्पादक और विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो एक समान तथा समरूप नहीं होता है, किंतु निकट स्थानापन्न आवश्यकता होता है। आगे पूछा जा रहा है एकाधिकारी मतलब एकाधिकार की विशेषताएं को बताएं। इसका जो एकाधिकार जो है इसका विशेषता बताना है। तो देखिए, एकाधिकार बाजार के निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। देखिए, पहला विशेषता ये रहा कि एकाधिकारी बाजार में वस्तु का एकमात्र उत्पादन होता है, एक ही मात्र उत्पादन होता है। दूसरा, बाजार में एकाधिकार का कोई निकट स्थानापन्न मतलब उपलब्ध नहीं होता है, इसके बदले दूसरा चीज़ मिल भी नहीं करता है, ठीक है, नहीं मिलता है। तीसरा, एकाधिकार कीमत पर और उत्पन्न दोनों को निर्धारित कर सकता है, लेकिन एकाधिकार कीमत और उत्पादन दोनों को एक समय के एक साथ ही निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा कुछ इसका शर्त है। और देखिए 4 नंबर में लिखना क्या, एकाधिकार नई फर्मों का उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित, ठीक है, प्रतिबंधित होता है। और 5 नंबर में लिखना क्या, एकाधिकारी मांग वक्र का ऋणात्मक ढाल वाला होता है, सीमांत आय यानी MR तथा औसत आय यानी AR से कम होता है, इससे क्या होता है, कम होता है, और ठीक है, कम होता है। और 4 नंबर में लिखना है क्या, एकाधिकारी के स्थिति में कीमत विभेद की संभावना को हो जाती है, ठीक है, हो सकती है। चलिए, और 69 नंबर में बोला जा रहा है वास्तविक बैंक के विशेषताएं बताइए, वास्तविक बैंक की विशेषताएं बताइए। तो व्यावसायिक गलती बोल दी, व्यावसायिक बैंक की विशेषताएं बताइए। तो व्यावसायिक बैंक की प्रमुख विशेषताएं निम्न किस तरीक़ा से देखते हैं। पहला, व्यावसायिक बैंक मुद्रा में लेन देन करता है। दूसरा, बैंक का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तीसरा, बैंक जनता से ऋण देने की उद्देश्य से जमाए प्राप्त करता है, यानी कि ठीक है। और 4 नंबर में व्यावसायिक बैंक साख का व्यवहार करता है, ठीक है, इन्हें साख निर्माण करने का योग्यता होती है। और 5 नंबर व्यावसायिक बैंक ऐसी वित्तीय संस्था से है जिसकी प्रकृति पूर्णतः वास्तविक मतलब व्यावसायिक होती है। और 4 नंबर में लिख देना क्या, व्यावसायिक बैंक व्यावसायिक संस्था से रूप में मांग जमा पैदा करती है और ये जमाए विनिमय के माध्यम से रूप में प्रयोग की जाती है, विनिमय के माध्यम से प्रयोग की जाती है।
आगे बोला जा रहा है कि मध्यवर्ती वस्तुओं के दो उदाहरण दें। मध्यवर्ती वस्तुओं के दो उदाहरण दें। देखिए पहला उदाहरण हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तुओं के दो उदाहरण कपास गन्ना। कौन कौन हो जाएगा मध्यवर्ती मतलब मध्यवर्ती वस्तु तो कौन कौन हो जाएगा गन्ना और कपास। इसका उदाहरण गन्ना और कपास मेन होता है और मैदा, जैसे कि कपास गन्ना और मैदा। ठीक है। और देखिए और 71 नंबर में बोला जा रहा है कि मूल्यह्रास के आप मूल्यह्रास से आप क्या समझते हैं। देखिए मूल्यह्रास किसी भी परिसंपत्ति के नियंत्रण प्रयोग के उसमें टूट फूट के कारण उसके मूल्य में होने वाला ह्रास के ही ह्रास का नियम कहा जाता है। जैसे आपने एक मशीन खरीद लिया, क्या खरीद लिया मशीन कुछ दिन के चलाने के बाद वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा ना, पार्ट पुर्जा घिसने लगेगा तो वो ह्रास हो गया ना। तो बस वही हो गया ह्रास का नियम। ह्रास से आप क्या समझते हैं, यही समझते हैं। देखिए 72 नंबर में बोला जा रहा है यानी कि 72 नंबर में राष्ट्रीय आय गणना में निवल निवेश को परिभाषित करें। राष्ट्रीय आय में। देखिए निवल निवेश से अभिप्राय उस खर्च से है जिसके द्वारा पूंजीगत पदार्थ जैसी मशीन औजार निर्माण हेतु कच्चा माल आदि और भंडारों में वृद्धि की जाती है। तो ये सब हो गया। ठीक है। और देखते हैं आगे। और 73 नंबर में बोला जा रहा है मुद्रा लेखा की इकाई से क्या समझाइए। ठीक है। मुद्रा लेखा से इकाई समझाइए। देखिए इसमें समझते हैं। मुद्रा लेखा की इकाई है केन्स के अनुसार मुद्रा लेखा या हिसाब की मुद्रा है, यानी या फिर हिसाब की मुद्रा है। हिसाब लेखा की मुद्रा वह जिसमें ऋणों की कीमतों औसत सामान्य क्रय और शक्ति के काम आती है, उसे लेखा या हिसाब की इकाई कहा जाता है। और बोला जा रहा है इसमें बेनहम, क्या बोला जा रहा है, बेनहम के अनुसार जो मुद्रा व्यवहारिक हिसाब किताब का काम आती है उसे हिसाब की इकाई कहते हैं। जैसे भारत में रुपया वो पैसा लेखे की मुद्रा है और इसलिए कहा जाता है कि मुद्रा लेखा की इकाई है। चलिए 74 नंबर में बोला जा रहा है क्या अर्थव्यवस्था की स्फीति क्या अर्थ है, इसका अर्थ क्या है। तो चलिए देखते हैं इसमें आंसर। इसमें आपको लिखना है क्या, अर्थव्यवस्था में स्फीति का अर्थ है मूल्य स्तरों में होने वाला सतत वृद्धि को ही स्फीति कहा जाता है। स्फीति का शब्द अर्थ है मुद्रा के मूल्य में कमी होता है और अर्थात मुद्रा के क्रय और शक्ति में कमी आने को ही स्फीति कहा जाता है। चलिए और 75 नंबर में बोला जा रहा है क्या, मुद्रा के प्राथमिक कार्य समझाइए। तो देखिए इसमें लिखना है क्या, मुद्रा के प्राथमिक कार्यों के मुख्य कार्य भी है कहा जाता है। इन कार्यों के अंतर्गत मुद्रा के उन कार्यों के शामिल किया जाता है जो मुद्रा द्वारा प्रत्येक देश की संपादित किए जाते हैं। इसलिए मुद्रा इनके कार्यों के मौलिक व आवश्यकता कार्य भी कहा जाता है। मुद्रा के दो प्राथमिक कार्य हैं। मुद्रा के कितने कार्य हैं, दो कार्य हैं। कौन कौन से देखते हैं। पहला कार्य हो गया विनिमय का माध्यम से, मुद्रा विनिमय के माध्यम से ही रूप में काम करती है, मतलब एक सामान के बदले सामान, और विनिमय का संपूर्ण कार्य मुद्रा के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक है, अभी करते हैं मुद्रा के माध्यम से। मूल्य का मापन, मुद्रा मूल्य मापन की कोई इकाई कार्य करती है। मुद्रा द्वारा मूल्य को मापा जाता है। ठीक है, चलिए। और 76 नंबर में बोला जा रहा है कि मुद्रा के प्रावेगिक अथवा और गत्यात्मक कार्य क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। मुद्रा के वे कार्य जिसमें अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां सक्रिय रूप से प्रचलित होती है। मुद्रा के प्रावेगिक अथवा और
गठियात्मक कार्य कहलाती है। मुद्रा के गठियात्मक कार्य निम्न है। किस प्रकार है? निम्न भी है। देखते हैं निम्न किस प्रकार से है। मुद्रा का सामान्य कीमत स्तर प्रभावित करती है और मुद्रा आय, उत्पादन, रोजगार स्तर को प्रभावित करती है। दूसरा, मुद्रा मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति के निर्धारित एवं संचालन का आधार है। दूसरा, मुद्रा विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन का आधार है। चलिए, और 77 नंबर में बोला जा रहा है प्रामाणिक व और प्रतीक मुद्रा में अंतर बताइए। तो देखते हैं, और प्रामाणिक व प्रतीक मुद्रा का निम्न अंतर है। पहला, प्रामाणिक मुद्रा देश का प्रधान सिक्का होता है, जबकि प्रतीत मुद्रा और प्रमाणित द्रव्य का सहायक है। प्रमाणित क्या है? द्रव्य का सहायक रूप है, और क्या बोले प्रतीक मुद्रा है। ठीक है, चलिए दूसरा में लिख देना क्या? प्रमाणित। ठीक है, प्रमाणित मुद्रा असीमित और विधिग्रह होती है, जबकि प्रतीक मुद्रा सीमित, यानी उसका लिमिट होता है, विधिग्रह होती है। चलिए, और 3 नंबर में लिखना क्या? प्रामाणिक मुद्रा का अंतिम मूल्य वास्तविक मूल्य के बराबर होता है, जबकि प्रतीक मुद्रा का अंतिम मूल्य का वास्तविक मूल्य से अधिक होता है, यानी इसका ऊंचा होता है। 4 नंबर में लिखना क्या? प्रमाणिक मुद्रा का स्वतंत्र ढलाई होती है, जबकि प्रतीक मुद्रा सीमित मुद्रा ढलाई होती है, इसका भी लिमिट होता है, उसका लिमिट नहीं है। 5 नंबर में लिखना क्या? प्रमाणित मुद्रा शुद्ध धातु का बना होता है, जबकि प्रतीक मुद्रा खोट मिला होता है, यानी कि उसमें कुछ कि डुप्लीकेट काम किया जाता है। चलिए, 78 नंबर में पूछा जा रहा है क्या? न्यून मांग और अतिरिक्त मांग को परिभाषित करिए। ठीक है, जो न्यूनतम आय और अतिरिक्त यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मांग में परिभाषित कीजिए। तो न्यून मांग वह दशा है जिसमें अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यकता सामूहिक पूर्ति से कम होती है। पूर्ति से क्या होती है? कम होती है। और अतिरिक्त मांग वह दशा है जिसमें सामूहिक मांग अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यकता सामूहिक पूर्ति से अधिक होता है। इससे क्या होता है? पूर्ति से अधिक होता है। ठीक है, उसमें कम होता है, इसमें अधिक होता है, बस। और चलिए, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन में बोला जा रहा है या न्यून मांग उत्पन्न होने वाले कारक बताइए। इस कारण बताएं। न्यून मांग कारण से उत्पन्न होती है, जैसे निम्नलिखित उत्पन्न होती है, जैसे देखते हैं। 1 नंबर में निर्यात में कमी और बचत। 2 नंबर में लिखना कि बचत प्रवृत्ति में वृद्धि से कारण उपभोग में मांग में कमी, यानी उपभोग जो कंज्यूमर होता है उसमें मांग में कमी होता है। 3 नंबर में लिखना क्या? सार्वजनिक व्यय में कमी। और 4 नंबर में लिखना है कि बैंक दर में वृद्धि से निवेश की मांग में कमी। 5 नंबर में लिखना है कि करों में वृद्धि से परिणाम स्वरूप व्यय योग्य आय एवं उपभोग मांग में कमी। तो पूरा लगभग 25 से प्लस क्वेश्चन, यानी लगभग 26 क्वेश्चन प्रश्न पढ़े हैं। तो बताओ आज का वीडियो कैसा लगा? अगर कहीं पे भी कोई सा भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि समझा के बताएंगे तो समझा के भी बताएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग को ऐसे ही सिंपल तरीका से समझना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।